डेमोक्रेसी में इलेक्शन एक फेस्टिवल की तरह है. पीपल पार्टिसिपेट, एंजॉय एंड कास्ट देयर वोट्स टू elect their representatives. And politics during election is in full volume. Teachers, doctors, bankers, and almost all government machineries are involved in election process during election time. पर सोचिए, अगर यही इलेक्शन बार बार हो, कभी लोकसभा इलेक्शन, कभी स्टेट असेंबली इलेक्शन, कभी लोकल बॉडी इलेक्शन, तो कभी बाई इलेक्शन, और हर इलेक्शन के साथ पॉलिसी पैरालिसिस हो, गवर्नेंस स्लो डाउन हो, या डेवलपमेंटल डेडलॉक हो, ह्यूज एक्सपेंडिचर हो, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हो, एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इन्फोर्समेंट के कारण मेजर डिसीजन मेकिंग पेंडिंग हो, तो ऐसे में क्या होगा? द सेम फेस्टिवल विल कन्वर्ट इनटू फटीग. और इंडिया एक्चुअली यही फेस कर रहा है. ड्यू टू फ्रीक्वेंट इलेक्शन इन इंडिया, पॉलिटिशियंस आर ऑलवेज इन कैंपेन मोड एंड पीपल आर बिजी विद द election processes. Even officials and other administrators are busy with managing election affairs. तो इससे हमारे डेवलपमेंटल पाथ को डिस्ट्रैक्शन मिलता है एंड वी आर नॉट डेवलपिंग एट द पेस विच इज रिक्वायर्ड. तो इसको शॉर्ट आउट करने के लिए, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए वन आइडिया इज देयर एंड दैट आइडिया इज कॉल्ड वन नेशन वन इलेक्शन. One nation, one election is basically aiming to hold Lok Sabha and state assembly elections and later on local body election also in single synchronized phase. अब ये सिंगल सिंक्रोनाइज फेज के थ्रू एफिशिएंसी इंश्योर करने की बात कर रहा है एंड गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी इंश्योर करने की बात कर रहा है. सिंपली इट टॉक्स अबाउट एफिशिएंसी, स्पीड एंड स्टेबिलिटी. लेकिन इसी के साथ कई क्वेश्चंस भी रेज हो रहे हैं इसके अगेंस्ट. वो क्वेश्चंस क्या है कि विल दैट अंडरमाइन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ आवर पॉलिटिक्स, और क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल इथोज से अलाइंड होगा, और अगर इन सबको एड्रेस कर भी ले तो क्या जो ऑपरेशनल एंड लॉजिस्टिक चैलेंजेस है, कैन वी मैनेज दैट. तो इन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए ही इस सेशन में हम इस टॉपिक पे डिटेल डिस्कशन करेंगे. वी विल टॉक अबाउट द नीड, द कंसेप्ट, द चैलेंजेस एंड द वे फॉरवर्ड. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्या इस टाइप का जो कंसेप्ट है वन नेशन वन इलेक्शन और सिंपली सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शन, ये फर्स्ट टाइम होने वाला है इंडिया में. तो आंसर इज नो. एक्चुअली अगर पास्ट की बात करें हम तो 1950s एंड 60s में, बेसिकली 1952 जो हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन था, 1957, 1962 एंड 67, इस टाइम पे अगर देखा जाए तो हमारे इलेक्शन सिंक्रोनाइज्ड थे. यानी स्टेट असेंबली के इलेक्शन हो या पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, वो दोनों ही साथ साथ होते थे सिंक्रोनाइज्ड वे में. डाइवर्जन स्टार्टेड इन 1967 एंड ऑनवर्ड. ये डाइवर्जन क्यों होने लगे? क्योंकि उस टाइम तक तो कांग्रेस का डोमिनेंस था पॉलिटिकल सिस्टम पे इंडिया में. 1967 ऑनवर्ड कांग्रेस का डोमिनेंस कम हुआ और रीजनल पार्टीज का एमरजेंस हुआ. रीजनल पार्टीज का एमरजेंस हुआ तो कॉलिजन गवर्नमेंट और कॉलिजन पॉलिटिक्स का भी ट्रेंड आया, और इस कॉलिजन पॉलिटिक्स में अनस्टेबिलिटी था गवर्नमेंट में, और सिर्फ अनस्टेबिलिटी गवर्नमेंट में ही नहीं था, सेंट्रल के टाइप साइड से भी प्रेसिडेंट रूल को इन्फोर्स किया गया कई जगह पे बिकॉज ऑफ डिफरेंसेज इन देयर अप्रोच एंड आइडियोलॉजी एंड वे ऑफ फंक्शनिंग. और इसके कारण कई बार प्री मैच्योर डिसोल्यूशन भी हुए स्टेट असेंबलीज के, और जब प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हुए तो विद इन ए सर्टेन टाइम पीरियड इलेक्शन कंडक्ट कराने पड़े एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड डाइवर्जन कंटिन्यू. अब इस डाइवर्जन का जो इम्पैक्ट है, इसके कारण फ्रीक्वेंट इलेक्शन आते रहता है इंडिया के डिफरेंट पार्ट में. अब फिर से इस डाइवर्जन को मिनिमाइज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए और सिंक्रोनाइजेशन लाने के लिए आइडिया ये क्वाइन किया गया वन नेशन वन इलेक्शन. अब हम देखते हैं कि ये आइडिया इवॉल्व कैसे हुआ है. सबसे पहले इस आइडिया को लेकर बात हुई 1999 के लॉ कमीशन में. लॉ कमीशन फ्लैग दैट आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन एंड दैट सेम आइडिया वाज सपोर्टेड बाय 2015 पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कि हमारे कंट्री में सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शन हो
ताकि पॉलिटिशियन हमेशा इलेक्शन कैंपेन में ना रहे, इलेक्शन मोड में ना रहे। अगेन 2018 में लॉ कमीशन वाज मैंडेटेड टू एक्सप्लोर द फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी ऑफ दैट कंसेप्ट, और 2023 a high level committee headed by our ex-president was mandated to explore the feasibility and viability। तो ये दोनों ने फाइनली एक रोड मैप तैयार किया, हाउ दिस वन नेशन वन इलेक्शन आइडिया कैन बी इम्प्लीमेंटेड, और उस रोड मैप के बेसिस पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस नोन एज 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट। आफ्टर इट्स इंट्रोडक्शन this bill has been sent to joint parliamentary committee for further review and suggestion। अगर वहाँ से सजेशंस के साथ और रिव्यू के साथ ये पास हो जाता है तो दिस विल बिकम रियलिटी। दिस वाज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ दैट आइडिया फ्रॉम इनिशियल 99 टू 2024 के बीच में कई स्टेजेज आए हैं और ये आइडिया रियल होने के वर्ज पे है। अब ये आइडिया इतना आगे बढ़ा है तो देयर मस्ट बी सम नीड एंड एडवांटेजेज ऑल्सो। वो नीड और एडवांटेजेज क्या है? सबसे पहला तो है कॉस्ट एंड रिसोर्स सेविंग। अगर हम इलेक्शन के नंबर काउंट करें आफ्टर इंडिपेंडेंस तो मोर देन 400 इलेक्शंस हैव बीन कंडक्टेड एंड दिस ह्यूज नंबर इज बिकॉज ऑफ डाइवर्जेंस। अगर सिंक्रोनाइज्ड होता तो हार्डली देयर वुड हैव बीन 20 इलेक्शन, लेकिन सिंक्रोनाइज नहीं हुआ तो स्टेट असेंबली इलेक्शन अलग हो रहे हैं और पार्लियामेंट्री इलेक्शन अलग हो रहे हैं। दैट्स वाई दैट नंबर इज ह्यूज। सिंक्रोनाइज होता तो लोकल बॉडी इलेक्शन भी कुछ ऐड हो जाते, बट नंबर वो ना होता, और जब नंबर कम होता तो ऑब्वियसली ह्यूज सेविंग होता है हमारा कॉस्ट का और रिसोर्सेज का। काफ़ी पैसा लगता है, काफ़ी मैन पावर लगता है, काफ़ी मूवमेंट्स होते हैं। तो ये एक एंगल है, जिस खर्च को बचा सकते हैं उसको हम डेवलपमेंट में भी लगा सकते हैं, तो हमारा डेवलपमेंटल पाथ आगे बढ़ता है। सेकेंड जो एडवांटेज है गवर्नेंस कंटिन्यूटी। बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट होने के कारण गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में या जनरल फंक्शनिंग में, पॉलिसी मेकिंग में इम्पैक्ट होता है, हिंड्रेंस क्रिएट होते हैं, डिसरप्शंस होते हैं। तो अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन के साथ जाते हैं तो एटलीस्ट फॉर 5 years कंटिन्यूएशन में गवर्नेंस की कंटिन्यूटी होगी और इसमें हमारा डेवलपमेंट का पेस बढ़ेगा। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड रिड्यूस डिसरप्शन। इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है कि रैलीज होते हैं, प्रोसेशंस होते हैं, वीआईपी मूवमेंट्स होते हैं, और इनके कारण जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं दे आर बिजी विद दोज अफेयर्स, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी कम हो जाती है या बार बार हमारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में डिसरप्शंस होते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन विल एंश्योर कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इज हाई एंड डिसरप्शन इज मिनिमम। बार बार इलेक्शन होने के कारण सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में ही प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नेंस में भी प्रॉब्लम नहीं है। वोटर्स जिनको लाइन में लगनी पड़ती है बार बार वोटिंग के लिए, वो भी डिस्टर्ब होते हैं। हर दूसरे साल वोट देने जाना है, हर दूसरे साल नए एजेंडा को परस्यू करना है, हर दूसरे साल और नेक्स्ट ईयर कन्फ्लिक्ट होता है वोटिंग के टाइम पे, तो वोटर्स को भी इनकन्वीनियंस होता है। और खासकर माइग्रेंट वोटर जिनको वापस आना पड़ता है अपने होम टाउन, होम विलेज और सिटी टू कास्ट देयर वोट, उनको भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो अपने लाइवलीहुड्स को कंप्रोमाइज करके वोटिंग करने के लिए आते हैं। तो अगर 5 years में एक बार वोटिंग होता है तो वोटर के लिए कन्वीनियंट होगा और वोटर टर्नआउट भी बेटर होगा। तो इतने सारे एडवांटेजेस है एंड स्टेबिलिटी मेनली इन द केस ऑफ पॉलिसी एनवायरमेंट ये भी इंश्योर होगा क्योंकि 5 years तक कोई डिसरप्शन नहीं होने वाला है। तो गवर्नमेंट विल नॉट टेक डिसीजन और विल नॉट मेक पॉलिसीज कीपिंग इन माइंड द रिजल्ट और आउटकम्स ऑफ इलेक्शन। वो अपने इंडिपेंडेंट वे में डेवलपमेंटल एजेंडा को माइंड में रख के, वेलफेयर एजेंडा को माइंड में रख के, इंटरनेशनल सिचुएशंस को माइंड में रख के पॉलिसी बना सकती है विदाउट एनी फियर। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं और इन्हीं एडवांटेजेस के कारण इस बिल को पिच किया गया है टू मेक इट रियल। बट इसको रियल होने के बीच में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस भी है और अदर चैलेंजेस भी है। पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस देखते हैं या ऑलरेडी जो कॉन्स्टिट्यूशन में अभी मेंशन्ड है उसको समझते हैं और देन वी विल डिस्कस कि क्या चेंज करने की ज़रूरत है टू मेक वन नेशन वन इलेक्शन रियल। तो अभी क्या है हमारे पास, आर्टिकल 83 एंड 172 टॉक्स अबाउट फिक्स्ड 5 टर्म फॉर
ऑब्वियसली लोकसभा एंड स्टेट असेंबली रेस्पेक्टिवली। लेकिन इसमें यहाँ एक कैच है, अनलेस सूनर डिजॉल्व, यानी ये अलाउ करता है कि दिस कैन बी डिजॉल्व सूनर ऑल्सो, फिक्स्ड 5 ईयर इज नॉट रिजिड हियर। अब वो रिजिड नहीं है तो डिजोल्यूशन की पॉसिबिलिटी है, और जहाँ डिजोल्यूशन की पॉसिबिलिटी है वहाँ पे डाइवर्जन की भी पॉसिबिलिटी है, और सिंक्रोनाइजेशन इज नॉट दैट रिजिड। Again, Article 356 and Article 174. Article 356 talks about President rule. अब प्रेसिडेंट रूल अगर बीच में ही लग गया, अगर टेन्योर पूरा नहीं हुआ बीच में लग गया, तो इलेक्शन नीड टू बी हेल्ड और कंडक्टेड टू मेक न्यू गवर्नमेंट। या 174 विच टॉक्स अबाउट अर्ली और प्री मेच्योर डिजोल्यूशन, अगर होता है तो फिर से नए असेंबली को इलेक्ट करने की जिम्मेदारी होगी, और वो विद इन सर्टेन पीरियड इलेक्शन कमिश्नर इज मैंडेटेड टू कंडक्ट द इलेक्शन, अनाउंस द न्यू डेट फॉर इलेक्शन। ऐसे में ये दोनों क्लॉज भी और दोनों आर्टिकल भी ये अलाउ करते हैं डिसिंक्रोनाइज्ड इलेक्शन। तो ये तो क्लियर है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड नहीं है फिक्स 5 ईयर टर्म्स के लिए, और सिंक्रोनाइजेशन के लिए डिसिंक्रोनाइजेशन इज अलाउड, इवन मिड टर्म इलेक्शन इज पॉसिबल। अगर हमें इनको अवॉइड करना है, सिंक्रोनाइजेशन को इंश्योर करना है, तो वी नीड टू चेंज और आर्टिकल, सम ऑफ आवर आर्टिकल्स। सबसे पहले अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 83 एंड 172, इनमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा टू कर्टेल और टू एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ असेंबलीज, टू इंश्योर वन टाइम सिंक्रोनाइजेशन। कुछ सपोज नेक्स्ट ईयर हमारा इलेक्शन का डेट अनाउंस होता है सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शन का, तो कुछ असेंबली जैसे होंगे कि अभी उनका टेन्योर खत्म हो रहा होगा, तो उनको 1 साल का और टेन्योर एक्सटेंड करना होगा, और कुछ असेंबली जैसे होंगे जिनका नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर खत्म हो रहा है, तो उनको कर्टेल करने की जरूरत होगी। टू मेक्स इट सिंक्रोनाइज्ड, ये 2 आर्टिकल में चेंजेस लाने पड़ेंगे, एंड एक एक्स्ट्रा आर्टिकल ऐड करना पड़ेगा 82A। ये क्यों? ये आर्टिकल सिंक्रोनाइज इलेक्शन के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेगा, और इट विल एम्पावर इलेक्शन कमिश्नर टू हेल्ड सिंक्रोनाइज इलेक्शन। ओके, नेक्स्ट, अरेंजमेंट टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या होगा कि गवर्नमेंट फॉल होगी, तो उस कंडीशंस को एड्रेस करने के लिए हम रिमेनिंग पीरियड के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए एम्पावर करते हैं इलेक्शन कमिश्नर को थ्रू दिस अमेंडमेंट्स। तो उसका प्रोविजंस है, और आरटीआई में भी, सॉरी, आरपीए एक्ट 1951 में भी चेंजेज की बात है टू एम्पावर इलेक्शन कमिश्नर टू हेल्ड सिंक्रोनाइज इलेक्शन अक्रॉस द कंट्री। ये सारे नेसेसरी चेंजेज कॉन्स्टिट्यूशन में करने हैं, उसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रपोज किया गया है। एंड लेट्स सी व्हाट अदर सजेशंस आर कमिंग फ्रॉम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेज के अलावा अदर चैलेंजेज भी हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन के बीच में है और रास्ते में है, लाइक लैक्स ऑफ पोलिंग स्टेशंस, एक साथ लाखों पोलिंग स्टेशन को हैंडल करना और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करना, दैट इज़ ए ह्यूज चैलेंज। मिलियंस ऑफ ईवीएम्स एंड वीवीपैट्स और ईटीएम को मेंटेन करना, उनके सिक्योरिटी इंश्योर करना, उनके ट्रांसपोर्टेशन, उनका स्टोरेज, ये सारे चैलेंजेज हैं जो कि हमें एक टाइम पे करने होंगे। दैट रिक्वायर लॉट ऑफ एक्सपर्टीज, मैन पावर एंड रिसोर्सेज। थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल्स एक साथ इंडिया में सिंक्रोनाइज इलेक्शन कराने हैं, तो पूरे कंट्री के लिए हमें उतने सिक्योरिटी पर्सनल्स चाहिए जो सब जगह डिप्लॉय किए जा सके, और उनके टाइमली मूवमेंट के लिए भी प्रॉपर अरेंजमेंट करने होंगे। मिलियंस ऑफ पोलिंग ऑफिसर्स एंड स्टाफ्स, इनको ट्रेन करने की या उनको सिस्टम में इंडक्ट करने की, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए, उनको तैयार करने के लिए सफिशिएंट लॉजिस्टिक एंड फिनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, और ये एक चैलेंज रास्ते में आएगा। करोड़्स ऑफ वोटर्स का सिर्फ वोट देना सफिशिएंट नहीं है, उनको अवेयर करना कि क्या क्या एजेंडाज हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, उनको एडुकेट करना, इवन उनके कैंडिडेट्स के बारे में उनको अवेयर कराना ताकि दे कैन टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, और उनको मोटिवेट करना ताकि वो पोलिंग स्टेशन तक आए। ये सारे चैलेंजेज है इलेक्शन कमीशन के सामने, तो ये सारे चैलेंजेज को भी एड्रेस करना होगा इफ़ वी आर गोइंग फॉर वन नेशन वन इलेक्शंस। बट इन चैलेंजेज के अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है वो चैलेंजेज के अलावा, या
जो लॉजिस्टिक चैलेंजेस हैं उनके अलावा हमारे सामने एक बड़ा क्वेश्चन है, एंड दैट क्वेश्चन इज हाउ वुड दैट इम्पैक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इथोज। क्योंकि इलेक्शन एक साथ कराना ये फेडरल इशू बन जाता है, स्टेट भी इन्वॉल्व है एंड सेंटर भी इन्वॉल्व है। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस होंगे, अमेंडमेंट होंगे, उनको स्टेट से भी और एटलीस्ट 50% स्टेट से रेटिफाई भी कराना होगा। तो एक तो चैलेंज है ही, बट इसके साथ ये देखना है कि क्या ये चेंज हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को भी डैमेज करेगा या इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस के अनुसार बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी चेंज्ड, और फेडरलिज्म तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, और फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर होते हुए हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका भी एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। तो अगर ये चेंज हम लाते हैं, सिंक्रोनाइज इलेक्शन करते हैं, तो क्या इस पिलर को हम कमज़ोर कर रहे हैं? क्योंकि इसमें सेंटर के साथ स्टेट को सिंक्रोनाइज किया जाएगा और हो सकता है कि नेशनल इश्यूज़ स्टेट इश्यूज़ पे डोमिनेट कर जाए। तो एक क्वेश्चन है, डिबेट है। और दूसरा कि ये जो चेंज हो रहा है वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल इथोज से अलाइंड है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं एफिशिएंसी की, स्पीड की, कॉस्ट की, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? अकाउंटेबिलिटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल टुवर्ड्स पीपल एंड रिस्पॉन्सिबल। तो हम कहीं ऐसा तो नहीं कि अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ एफिशिएंसी एंड स्पीड। और इन्हीं सब क्वेश्चन के कारण कई डिबेट्स आ रहे हैं। डिबेट के पॉइंट क्या है? नेशनल नैरेटिव में डोमिनेट रीजनल डिस्कोर्स। एक बड़ा क्वेश्चन है कि जब एक साथ इलेक्शन होगा तो नेशनल कुछ एजेंडाज होंगे, लाइक इंटरनेशनल पॉलिसीज, हमारे फॉरेन पॉलिसीज, जो नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब इशू हो सकते हैं। यह इशू डिफेंस से रिलेटेड हो सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी के बड़े पॉलिसीज इशू हो सकते हैं, या न्यूक्लियर पॉलिसीज़ हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी पॉलिसीज़ हो सकते हैं, जो बड़े बड़े पॉलिसी जो पूरे नेशन को एक साथ इम्पैक्ट करेगा। जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं जो हमारे नैरेटिव को डोमिनेट करे। लेकिन एट द सेम टाइम लोकल लेवल पे ऐसे भी इशू हो सकते हैं जो लोकल लोगों के जीवन को ज़्यादा प्रभावित कर रहे हो और वो ज़्यादा जरूरी हो, लाइक वाटर क्राइसिस, फूड क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस, एडुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, या लोकल लेवल पे फैला हुआ कोई पैंडेमिक, या लोकल लेवल पे करप्शंस, कास्ट कन्फ्लिक्ट और एट्रोसिटी अगेंस्ट सम कास्ट, या रीजनल डिप्राइवेशंस, पॉवर्टी, तो बैकवर्डनेस, ये कई इशू हो सकते हैं जो लोकल लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि जब नेशनल पॉलिटिक्स आता है तो लोकल इश्यूज दब जाते हैं। हमारे मीडियाज में, न्यूज़पेपर में, लोगों के डिस्कोर्स में नेशन फर्स्ट वाले स्लोगन चलने लगते हैं और हमारे नेशन फर्स्ट के स्लोगन के अंदर पीपल फर्स्ट वाला स्लोगन दब जाता है। तो हमें ये भी ध्यान देखना होगा कि नेशन फर्स्ट के स्लोगन में पीपल फर्स्ट का स्लोगन नीचे ना पड़ जाए, और ये डिबेट का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि पास्ट में जब ऐसे इलेक्शंस हुए हैं और कई बार सेंटर के साथ जब स्टेट के इलेक्शंस होते हैं तो ये भी देखा गया है कि लोग, वोटर्स स्पेशली, इतने अवेयर हो चुके हैं कि नेशनल इश्यूज और रीजनल इशू को अलग अलग रख के देखते हैं, और नेशन में उनका वोट, नेशनल इलेक्शन या जो यूनियन गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए जो उनका वोटिंग पैटर्न है, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट असेंबली। तो दोनों में अलग अलग तरीके से वोटिंग करने का भी ट्रेंड देखा गया है। बट फिर भी ये थ्रेट है और इस थ्रेट को सीरियसली एड्रेस करने की ज़रूरत है। सेकेंड मेन प्रॉब्लम है डोमिनेंट नेशनल पार्टीज में ओवरशैडो स्मॉल रीजनल पार्टीज। डोमिनेंट नेशनल पार्टीज के पास क्या है? ह्यूज फिनेंशियल रिसोर्सेज है, उनका कैडर बेस्ड स्ट्रॉन्ग है, उनका मीडिया से कनेक्ट या उनके पास बेटर जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है या उनके कार्यकर्ता का सपोर्ट है वो बड़ा है। और जब एक साथ इलेक्शन होगा तो हो सकता है रीजनल पार्टी उनसे compete ना कर पाए इन टर्म्स ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अप्रोप्रिएट प्लेस इन नेशनल मीडियाज एंड लोकल मीडियाज। तो इनके कारण इनके वॉइस दब सकते हैं और इनके सिग्निफिकेंस कम हो सकते हैं, और इनके सिग्निफिकेंस कम होने का मतलब लोकल लोगों का एजेंडा पीछे रह जाना। तो ये एक चैलेंज है जो कि टू सम एक्सटेंट रिलेटेड टू फर्स्ट वन, एफिशिएंसी वर्सेस डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। ये चेंजेज वन नेशन वन इलेक्शन ये बात तो कर रहा है
कि हम स्पीड, कॉस्ट और एफिशिएंसी लाएंगे इस सिस्टम में, लेकिन क्या ये सिस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सकता है? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी को ज़्यादा वैल्यू करता है एज कंपेयर टू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कम हो, बट इफ गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल टू पीपल देन दैट गवर्नमेंट इज मोर ट्रस्टेड एंड मोर रिलायबल। तो ये भी देखना है कि ये चेंज कितना कंप्रोमाइज करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी से, या ये बैलेंस कर पाता है। डिस्कनेक्ट एंड डिसकॉन्टेंट, जब ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा इलेक्शन के बीच में और पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस और पीपल के बीच में कनेक्शंस कम हो जाएंगे, क्योंकि वो बार बार अपने कंस्टिट्यूएंसी में नहीं विजिट करेंगे, तो पीपल से कनेक्शन उनका टूटेगा, और जब कनेक्शन टूटेगा तो डिसकंटेंट होगा, डिसकंटेंट होगा तो डिससेटिस्फैक्शन होगा, और डिससेटिस्फैक्शन होगा तो डिसेंट भी हो सकता है, डिसरप्शन भी हो सकता है। तो ये सारे डिसेंट डिसरप्शंस को कर्व करने के लिए भी ये जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिशियंस should be connected to people and voters and should address their concerns time and again। और इन सब के ऊपर कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि हम कोशिश करें कि ज़्यादा प्रैक्टिकल रिफॉर्म लाएं। प्रैक्टिकल रिफॉर्म क्या है? उनका मानना है कि इलेक्टोरल रोल में जो क्लीनिंग हो रहा है थ्रू SIR, दैट इज़ मोर प्रैक्टिकल, ताकि हमारे वोटर लिस्ट बेटर हो। उसके अलावा जो इलेक्शन में फंडिंग जो और फिनेंशियल जो मैकेनिज्म है फंड रेज करने का पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लाए, वहाँ पे इंश्योर किया जाए कि मनी का ट्रेल कैसा है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ खर्च हो रहे हैं, और जितना मैंडेट है उतना खर्च हो रहे हैं या उससे ज़्यादा हो रहे हैं, कहीं फिनेंशियल रिसोर्स के बेसिस पे ही मैंडेट को डिस्टॉर्ट तो नहीं किया जा रहा है। ये चेंज करने की ज़रूरत है। उसके अलावा हम लोग इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी को इंश्योर करने की ज़रूरत है, वोटर अवेयरनेस की ज़रूरत है, इलेक्शन में क्रिमिनलाइजेशन को कम करने की ज़रूरत है। तो हमें कई लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमिश्नर को मोर इंडिपेंडेंट एंड एम्पावर्ड करने की ज़रूरत है, ताकि वो गवर्नमेंट के साथ फेवर ना करे या रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के साथ फेवर ना करे। ये सारे कई चेंजेस हैं जो लाने की ज़रूरत है, जो कि प्रैक्टिकली लोगों के वोटिंग पैटर्न पे, पॉलिटिशियंस के बिहेवियर पे और पॉलिटिकल आउटकम पे, इलेक्टोरल आउटकम पे इम्पैक्ट करेगा। वन नेशन वन इलेक्शन मे बी गुड, बट एज ऑफ नाउ इट इज़ कंसिडर्ड एज सिम्बॉलिक। ये चेंज होगा, लेकिन इलेक्ट्रल सिस्टम और इलेक्शन सिस्टम एज ए होल कितना इससे रिफॉर्म होगा, कितना क्लीन होगा, दैट इज़ नॉट क्लियर। सो एक्सपर्ट्स आर ऑफ ओपिनियन की प्रैक्टिकलिटी में ज़्यादा रिफॉर्म की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल रिफॉर्म की ज़रूरत है, न कि सिम्बॉलिक। अब उसी के बेसिस पे ये भी लॉजिक दिया जा रहा है कि रिफॉर्म कैसा होना चाहिए। रिफॉर्म वो हो जो लोगों के साथ और लोगों के लिए संविधान के दायरे में रख के किया जाए। हम अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इथोज से कंप्रोमाइज करें या फेडरल स्ट्रक्चर से कंप्रोमाइज करें, तो दैट रिफॉर्म इज नॉट गोइंग टू लास्ट एंड दैट मे फेस लीगल स्क्रूटनी एंड फाइनली दैट विल बी रिजेक्टेड, लोगों से भी और हमारे जुडिशियल सिस्टम से भी। तो हम लोगों को साथ में लेके संविधान के दायरे में रिफॉर्म करें, और रिफॉर्म करते समय हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि सिर्फ सिस्टम ही स्ट्रॉन्ग ना हो। सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग हो ही, लेकिन साथ साथ हमारे लोग, हमारे वोटर्स, हमारी जनता सब स्ट्रॉन्ग हो, तभी वो रिफॉर्म रियल वे में स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म होगा एंड सस्टेनेबल रिफॉर्म होगा। थैंक यू।